ये कहानी है न्यूयॉर्क की किसी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही जेमी की, जो कि एक दिन लॉस एंजलिस के एक आर्ट डायरेक्टर डायलन को रिक्रूट करने के सिलसिले से मिलती है। डायलन जेमी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इनकी दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों टेनिस मैच भी खेलते हैं, और यहाँ पर टेनिस मैच का मतलब कोई दूसरा ही मैच होता है। दोनों अच्छे दोस्त तो बन जाते हैं, लेकिन अपने बुरे पास्ट की वजह से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में ना पड़े, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। मूवी की शुरुआत होती है डायलन को दिखाने से, जो अपने काम पर होता है और तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। डायलन अपना काम छोड़कर उससे मिलने जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड डायलन से कुछ फालतू सी बातों पर नाराज होती है, इसीलिए वो डायलन के साथ ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी तरफ जेमी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और जेमी का बॉयफ्रेंड भी जेमी से ब्रेकअप कर लेता है। इस वजह से दोनों अंदर से टूट जाते हैं और उनका प्यार मोहब्बत से भरोसा उठ जाता है, और दोनों फैसला करते हैं कि वो अब फिर से कभी भी किसी से प्यार नहीं करेंगे। उसके बाद हम डायलन को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क आता है और जेमी उसका एक अनोखे तरीके से वेलकम करती है। असल में डायलन को जेमी ने ही न्यूयॉर्क में बुलाया था, उसे एक GQ नाम की कंपनी में जॉब दिलवाने के लिए। डायलन अपने काम में काफी प्रोफेशनल होता है, इसीलिए उसे किसी भी कंपनी में काफी इजीली जॉब मिल जाती है। जेमी उसे GQ के हेड ऑफिस तक लेकर जाती है और उसे इंटरव्यू के लिए अंदर भेजती है। डायलन बड़े आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लेता है और उसी रात उसे कंपनी से एक ऑफर भी आता है। लेकिन डायलन को न्यूयॉर्क सिटी कुछ रास नहीं आ रही थी, क्योंकि न्यूयॉर्क काफी क्राउडेड प्लेस था और डायलन को लॉस एंजलिस का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन जेमी कैसे भी करके डायलन को इस जॉब के लिए रेडी करवाना चाहती थी, क्योंकि इस वजह से जेमी को काफी बड़ा बोनस मिल सकता था। इसीलिए वो डायलन को न्यूयॉर्क सिटी में घुमाने लेकर जाती है और डायलन को सारी खूबसूरत जगह घुमाती है। डायलन को रियलाइज होता है कि वो न्यूयॉर्क को जैसा समझता था ये तो उससे काफी अलग है, और उसे न्यूयॉर्क अच्छा लगने लगता है और वो जॉब के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन वो अपने जॉब पर होता है और जेमी उससे मिलने आती है। जेमी उससे एक अग्रीमेंट साइन करवाती है कि डायलन 1 साल से पहले इस जॉब को नहीं छोड़ सकता। अगर डायलन ने ऐसा किया तो जेमी को उसका बोनस नहीं मिलेगा। डायलन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और उसके बाद दोनों लंच करने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं। लंच करते वक्त दोनों बातें करते हैं कि कैसे वो दोनों ही इमोशनली अनस्टेबल हैं और दोनों को ही रिलेशनशिप से नफरत है। वहीं पर जेमी डायलन को अपने घर पर हो रही पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डायलन वहां पर थोड़े से नखरे तो दिखाता है, लेकिन रात में हो रही पार्टी में आ ही जाता है। यहाँ पर दोनों काफी एंजॉय करते हैं और इस दिन के बाद से इन दोनों का मिलना जुलना भी बढ़ जाता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन जब दोनों जेमी के घर पर टीवी देख रहे होते हैं, तब जेमी कहती है, काश मेरी लाइफ भी किसी फिल्म की तरह होती, तब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस खुशियां होती। अगर मैं दुखी होती तो मुझे मनाने के लिए घोड़े पर बैठकर राजकुमार आता। डायलन उसे समझाता है कि ये सब सिर्फ फिल्मी बातें हैं, वास्तविकता के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दोनों 18+ बातें करने लगते हैं और दोनों ऑपोजिट जेंडर को क्रिटिसाइज भी करते हैं। डायलन सेक्स के बारे में समझाते हुए कहता है कि ये एक टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, बस खेलो और चलते बनो, प्लेयर्स का एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं, कोई ड्रामा ही नहीं। और वहीं पर डायलन का ठरक जागता है और वो जेमी से एक टेनिस मैच के लिए पूछता है, मतलब कि उससे सेक्स करने के लिए पूछता है। पहले तो जेमी हैरानी के साथ उसे मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं देखती हूँ। डायलन भी कहता है कि मैं भी तुम्हें उस तरीके से नहीं देखता हूँ। डायलन उसे कन्विंस कर लेता है कि हम बस सेक्स करेंगे और उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, इनके बीच सिर्फ सेक्स होगा और कुछ भी हो जाए ये बस अच्छे दोस्त बने रहेंगे। उसके बाद दोनों काफी भयंकर टेनिस मैच खेलते हैं और इस गेम में दोनों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, इसीलिए दोनों को टेनिस खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन इसके बाद दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते, क्योंकि सेक्स करने के बाद से चीजें काफी ऑकवर्ड हो गई थी। एक दिन काम के दौरान जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तब दोनों इसके बारे में बात करते हैं कि सेक्स करने की वजह से इनकी दोस्ती में काफी बड़ा फर्क पड़ रहा है, इसीलिए अब ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और उसी दिन फिर से टेनिस का मैच खेलते हैं। उस दिन के बाद से ये दोनों काफी रेगुलर और कैजुअली टेनिस का मैच खेलना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों टेनिस खेल रहे थे, तब प्लेग्राउंड में जेमी की मॉम आ जाती है और दोनों को नग्न अवस्था में देख लेती हैं। लेकिन जेमी की मॉम कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थी, उन्हें इनके रिलेशनशिप से कोई तकलीफ नहीं थी। रिलेशनशिप मतलब कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली रिलेशनशिप। लेकिन फिर एक दिन जेमी के मन में ख्याल आता है कि अब उससे फिर से किसी को डेट करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए जब वो दोनों
दोनों बाहर होते हैं तब जेमी को एक लड़का दिखता है और वो जाकर उससे बात करती है और जेमी उसका नंबर भी ले लेती है। फिर वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों 4 दिन तक मिलते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और 5वें दिन जेमी उसके साथ टेनिस मैच खेल लेती है। लेकिन टेनिस मैच खेलने के बाद अगली सुबह वो लड़का चुपचाप वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जेमी उसे पकड़ लेती है। तब वो लड़का जेमी से कहता है कि मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, और इतना बोलकर वो लड़का रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद जेमी जब डायलन को उस लड़के के बारे में बताती है तब डायलन कहता है कि शायद वो लड़का एक प्रो टेनिस प्लेयर था, गेम खेलने के बाद वो भाग गया। अब जेमी अपने मॉम के साथ वीकेंड्स पर काफी बाहर जाने का सोचती है, लेकिन जैसे वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम पहले ही वापस जा चुकी है। और जब वो डायलन को कॉल करती है तब डायलन उसे अपने साथ लॉस एंजलिस चलने के लिए कहता है। वीकेंड पर वो भी अपने फैमिली के पास जा रहा था। पहले तो जेमी नखरे करती है, लेकिन डायलन उसे अपने साथ चलने के लिए मना ही लेता है। फिर जब डायलन अपने घर जाता है तब उसकी सिस्टर और उसके डैड जेमी और डायलन को एक साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जेमी उन्हें क्लियर कर देती है कि वो और डायलन बस दोस्त हैं। और वहाँ पर हमें एक चीज ये मालूम पड़ती है कि डायलन के डैड का 10 साल पहले ही तलाक हो चुका था और उन्हें भूलने की बीमारी भी थी। उसके बाद उसी दिन जेमी डायलन की बहन से कुछ बातें करती है और फिर डायलन और जेमी दोनों देर रात तक टेनिस मैच भी खेलते हैं। डायलन की बहन डायलन को जेमी के कमरे से बाहर आते हुए देख लेती है। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सारे लोग डिनर कर रहे थे और वहाँ पर जेमी का जो बर्ताव था वो थोड़ा बदला बदला सा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डायलन को पसंद करने लगी है और इस चीज से उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद डायलन जेमी को लॉस एंजलिस घुमाता है और दोनों काफी एंजॉय करते हैं। दोनों फिर एक माउंटेन पर जाते हैं जहां हॉलीवुड का साइन था और उस पर जाकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से वहां पर पुलिस आ जाती है। जेमी तो वहां से कूद जाती है, लेकिन डायलन को ऊंचाई से डर लगता था, इस वजह से पुलिस डायलन को वहां से उतारती है और डायलन न्यूज में आ जाता है। और डायलन की बहन उसका काफी मजाक उड़ाती है। फिर उसकी बहन डायलन से पूछती है कि नेक्स्ट वीक उसे कहीं बाहर जाना है, इसीलिए क्या वो डैड को अपने साथ रख सकता है। तब डायलन कहता है कि अब से डैड मेरे साथ न्यूयॉर्क में ही रहेंगे। फिर उसकी बहन उससे पूछती है कि अब हम जेमी को दोबारा कब देख पाएंगे। डायलन कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसीलिए उसकी बहन उसे पूछती है कि तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। डायलन जवाब देता है कि जेमी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और मैं कभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वो काफी इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। और इन दोनों की बातें वहीं पर छुपी हुई जेमी सुन रही थी। फिर जब ये लोग रात में डिनर कर रहे थे तब जेमी वहां आती है और उन सबसे कहती है कि उसे किसी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। असल बात तो ये थी कि उसे डायलन की बातों से काफी बुरा लगा था, इसीलिए वो वहां से जा रही थी। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेमी नहीं रुकती। और फिर कुछ दिनों बाद डायलन भी न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और जेमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। डायलन उसे बहुत कॉल्स करता है, लेकिन जेमी का कोई जवाब नहीं आता। और फिर एक दिन डायलन जेमी के फेवरेट लोकेशन पर जाता है और वहां पर उसे जेमी मिल जाती है। जेमी डायलन से कहती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। और यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमी की मॉम उसे समझा रही होती हैं कि मेरी जिंदगी में कई लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उन सब में से अच्छे थे, लेकिन मैंने उन्हें पहचानने में देर कर दी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी गलती मत करना, नहीं तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ डायलन के डैड भी न्यूयॉर्क आ जाते हैं और वो भी डायलन को समझाते हैं कि जब मैं नेवी में था तब मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं कभी इस बात को समझ ही नहीं सका। जब मुझे ये बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। ये सुनकर डायलन को भी जेमी की याद आने लगती है जो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने ईगो की वजह से उसने कभी जेमी को अपनाया ही नहीं। डैड डायलन से कहते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जाकर उसे बचा लो। ये सुनकर डायलन अपने मिशन पर निकल जाता है। फिर हम जेमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर अपनी मॉम को खोज रही थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वहां बुलाया था। अपनी मॉम को कॉल करके वो उनसे उनकी लोकेशन पूछती है। तब उसकी मॉम कहती है कि वो एक टाई पहने हुए लड़के के पास है, लेकिन जेमी देखती है कि वहाँ बहुत सारे लोगों ने टाई पहन रखी थी। जेमी अपनी मॉम को खोज ही रही थी कि वहाँ पर सारे लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और फिर जेमी को डायलन दिखता है जो जेमी के पास आकर उससे माफी मांगता है।
है। डायलन कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और वो जेमी से अब प्यार करने लगा है। फिर वो जेमी को घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पहली डेट पर जाते हैं और इस तरह से इनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।